My name is Yojith Kaustabh and I am from IIT City and I am studying second year CAC branch. Today I'll be continuing thermodynamics chapter in physics. So we have studied till specific heat capacity पिछले क्लास में और अब हम करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. तो जैसे आपको पता होगा पहले जो यूनिट ऑफ हीट था जूल्स से पहले कैलोरीज था और इसको ऐसे डिफाइन किया गया था कि एक कैलोरी is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 Celsius. मतलब इतना हीट जिससे 1 ग्राम वाटर का 1 सेल्सियस बढ़ जाए. पर जैसे हम और प्रिसाइज बनते गए और साइंस आगे बढ़ता गया, we have seen that ये वाटर की स्पेसिफिक हीट तो चेंज हो रही है, जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो यहाँ पे. तो ये तो चेंज हो रही है. तो व्हाट वी हैव डन इज वी बिकेम मोर प्रिसाइज फॉर डिफाइनिंग कैलोरी. तो क्या किया हमने बोला कि एक कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर के रेंज में 1 ग्राम की वाटर को ज्यादा करने के लिए जितना हीट लगता है उसे 1 कैलोरी की तरह डिफाइन किया गया है. और टू कन्वर्ट देम इनटू SI यूनिट्स वी आर पुटिंग इट एज 4186 joules per kg Kelvin, that is 4.186 joules per gram Kelvin. चलो ये हो गई है कैलोरी. उसके बाद हम आते हैं for gases, for example, specific heat capacity at constant volume and specific heat constant capacity at constant pressure. तो ये होती है कि एक रिलेशन आ जाती है यहाँ पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गई, तो लिखते हैं P minus CV is equal to R, जहाँ CP है CP and CV are molar heat specific heat capacities of an ideal gas at constant pressure and volume respectively. तो CP हो गई है कांस्टेंट प्रेशर पे और CV हो गई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका प्रूफ हो गई है कि हमने फर्स्ट लॉ ले लिया. फर्स्ट लॉ लेके उसमें लगा दिया कि डेल्टा Q इज absorbed at constant temperature, so डेल्टा V हो गई है 0. तो इससे क्या आती है हमें CV is equal to डेल्टा Q by डेल्टा T आ गई. तो इसी को हमने थोड़ा और चेंज किया, डेल्टा Q को डेल्टा U में कर दिया क्योंकि PV तो 0 हो गई है ना. तो ये टोटल बन गई है CV is equal to CV is equal to डेल्टा U by डेल्टा T. और उसी मेथड से हमने CP को भी कर दिया, बोल दिया कि CP is equal to डेल्टा U by डेल्टा T plus P into डेल्टा V by डेल्टा T. बस. तो basically you can get this equation from putting all this. इसके बाद हम जाते हैं thermodynamic state variables and equation of state. Every equilibrium state of a thermodynamic system is completely described by state variables. तो state variables क्या है? प्रेशर हो गई, वॉल्यूम हो गई, टेम्परेचर हो गई और मास हो गई. ठीक है, और this is an important point. A thermodynamic system is not always in equilibrium. For example, a gas allowed to expand freely in vacuum is not in equilibrium. क्योंकि प्रेशर तो नॉन यूनिफॉर्म होती है ना जब एक्सपेंशन हो रही है इतनी जल्दी से, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होती. Similarly, gases undergoing an explosive chemical reaction is not a equilibrium state क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर फिर से यूनिफॉर्म नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं. Eventually, the gas attains a uniform temperature and pressure and comes to thermal and mechanical equilibrium with its surroundings. उसके बाद हो गई है ये वाली
for a fixed amount of gas that is given mu, there are thus only two independent variables, say V, P, or T and V. This pressure volume curve for a fixed temperature is called isotherm. तो सिंपल सी लॉजिक हो गई ना यहाँ पे देखो। तो अगर टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर रहे हो तो उसको बोलते हैं आइसोथर्म। थर्म मतलब टेम्परेचर हो गई, आइसो मतलब जो इक्विवेलेंट है, जो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद आते हैं the thermodynamic state variables are of two kinds, extensive and intensive. Extensive variables indicate the size of the system, and intensive variables such as pressure and temperature do not. जैसे समझ लो कि वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम हो गई, ठीक है। वॉल्यूम एक इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इंडिकेट द साइज। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल, क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि ये देखो यहाँ पे 2 लीटर की पानी है या 5 लीटर की दूध इस बॉक्स में, वही इस बाउल में है, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये इतनी साइज की हो सकती है या इतनी कैपेसिटी की हो सकती है। पर अगर मैं बोलूं कि उस बाउल का टेम्परेचर 25 डिग्री है सेल्सियस, तो आपको उसकी साइज या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं चलेगी। तो उसी कारण से प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव हो गई है समथिंग दैट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द सिस्टम, जैसे वॉल्यूम। उसके बाद आती है थिंक ऑफ the variables that remain unchanged for each part are intensive, ठीक है। the variables whose values get halved, जब आप एक सिस्टम लेके 2 इक्वल पार्ट्स में करोगे, the variables that are going to be affected are intensive, ठीक है। quantities on both sides are extensive, as you can see in this equation. Delta Q is a extensive variable, or delta U is also an extensive variable, or P is an intensive variable, and delta V is a extensive variable. Or as they have given over here, the product of an intensive variable like P and an extensive quantity like delta V is extensive. तो अगर एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का ये हुआ कि आपको पता नहीं चल रही कि ये क्या होने वाली है, वो एक्सटेंसिव हो जाती है। उसके बाद आते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे। तो क्वासी स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि समझो आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। एक आपके पास कुछ बॉक्स है, समझ लो, ठीक है। और आपने इस बॉक्स को पूरे वैक्यूम पे रख लिया, ठीक है। समझ लो कि एक बॉक्स है जिसको हमने स्पेस में भेज दी, ठीक है। स्पेस में तो वैक्यूम होती है, वहां पे कोई कुछ प्रेशर नहीं होती है, टेम्परेचर नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है ना, तो समझ लो वैसे। और हम क्या कर रहे हैं, इस स्पेस में थोड़ी, बहुत थोड़ी, मतलब से 0.0000001 जूल्स या कुछ हीट भेज रहा है, ठीक है। और क्योंकि स्पेस में और कुछ है नहीं ऑब्जर्व करने के लिए ये हीट को, दिस हीट इज गोइंग टू गो टू दिस बॉक्स, ठीक है। पर ये हीट इतनी कम है कि इट विल बी दैट even though we are heating up this box is still going to be in a thermodynamic equilibrium with its surroundings. तो वो हो गई है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जो क्वासी का मतलब है वेरी, क्वासी स्टैटिक का मतलब ऐसा है कि इट्स अ प्रोसेस व्हिच इज गोइंग वेरी स्लोली, मतलब इतना स्लो हो रही है कि इफ यू हैव टू ऑब्जर्व दैट प्रोसेस, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू से कि हाँ वहां पे कुछ हो रही है। आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रही है, कुछ प्रोसेस नहीं है वहां पे, उतना स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे है T प्लस डेल्टा T सराउंडिंग्स की टेम्परेचर है, और इस डब्बे की है T। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से क्या हो रही है, बहुत धीरे धीरे से, इन्फिनिटेसिमली
प्रेशर का डिफरेंस है और टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि डेल्टा टी तो हो गई है कि ये बहुत ही कम डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टी, ठीक है। तो इतना छोटा सा डिफरेंस को लेके ये करते हैं, हम चेंज करते हैं, सो दैट द सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स बट इट्स चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। पर हमें पता है कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो a quasi-static process is obviously a hypothetical construct. In practice, processes are sufficiently slow and do not involve accelerated motion of piston, large temperature gradient, etc. Are reasonably approximations to an ideal quasi-static process. तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमें तो पता है कि quasi-static सच में होती नहीं है, ठीक है, इतना धीरे से कुछ बढ़ता नहीं है, पर थोड़े प्रोसेसेस को हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक है और एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। तो एक ऐसे प्रोसेस हो गई है जहां टेम्परेचर को हम फिक्स्ड रखते हैं, जैसे एक आइस प्रोसेस, ठीक है। तो द एक्सपेंशन ऑफ गैस इन प्लेस इन लार्ज रिजर्वोयर ऑफ फिक्स्ड टेम्परेचर इज एन एग्जांपल। इन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक का मतलब पता है ना आपको, जहां पे प्रेशर सेम रहती है, प्रेशर डज नॉट चेंज, कांस्टेंट प्रेशर है। जैसे आइसोथर्म मतलब हो गई है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, वैसे आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर हो गई, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। फाइनली सिस्टम इज इंसुलेटेड, नो हीट फ्लोस एंड द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था एडियाबैटिक वॉल्स बोल के, वैसे ही यहाँ पे अगर नो हीट फ्लो हो रही है तो वो प्रोसेस हो जाती है एडियाबैटिक, ठीक है। और तो बेसिकली नो हीट फ्लो का मतलब क्या होता है, Q 0 हो गई ना, डेल्टा Q। तो इसकी मतलब इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी आर गोइंग टू गेट 0 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो बेसिकली क्या हो रही है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव मतलब यू नो इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो क्या हो रही है यहाँ पे, सिस्टम अपने आप से मतलब अपनी एनर्जी यूज करके वर्क कर रही है। क्या अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन इटसेल्फ, या यू नो उसको इंस्टेड ऑफ से वर्क डन एक्सपेंशन हुई ना, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है, अंदर जाना। वो सिस्टम अंदर जा जाके अपनी इंटरनल एनर्जी को ज्यादा कर रही है, ठीक है, वैसे समझ। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस पे आते हैं। आइसोथर्मल पे क्या होती है, आइडियल गैस ये लेते हैं इक्वेशन, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT, और इस इक्वेशन पे करते हैं कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गई है, तो इस साइड में तो कोई हिलने वाला नहीं है अब, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो PV कांस्टेंट हो गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे कहते हैं कि सपोज एन आइडियल गैस गोज आइसोथर्मली फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट P1 V1 to final state P2 V2 at any intermediate state with pressure P and volume change from V to V plus delta V, delta W मतलब वर्क डन इज इक्वल टू P into delta V, ठीक है। ये आप इंटीग्रेशन करके भी ला सकते हो, और जब इंटीग्रेशन करोगे तो हमें आएगी कौन सी इक्वेशन, ये वाली 11.12 वाली इक्वेशन। तो म्यू RT ln of final volume by initial volume, ठीक है। This is the final equation we are getting for work done, क्योंकि we are expanding the gas over here, right? Delta W मतलब work done होगी ना। With the second step, we have to make use of PV is equal to mu RT and take out the constant from the integral, ठीक है। तो अगर ये हो गया कि V2 is greater than V1, मतलब फाइनली वॉल्यूम बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन पॉजिटिव हो गई है, ठीक है।
किसी ने ये किया, उस सिस्टम ने वर्क डन किया, अगर V2 इज लेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन नेगेटिव हुई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पे। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड। एडियाबेटिक तो पता है, क्यू तो जीरो हो गई यहाँ पे। ठीक है, हीट नहीं देने वाले हम लोग, तो क्या हो जाती है यहाँ पे पी वी गामा, और ये गामा क्या है आपको अभी दिखाएंगे। पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाती है। ठीक है, और गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑर्डिनरी और मोलार एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो गामा हो गई है द रेशियो। सो गामा का कोई डायमेंशंस नहीं है अब। और हाँ, एक टिप बताने वाला था हमें आपको। तो बात ये है ना कि हो सकती है कि आप एग्जाम में हो, ठीक है, और कहीं से क्वेश्चन आ गई। ठीक है, आपने ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा नहीं है, तो आप फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, ऑलवेज चेक डायमेंशंस। ठीक है, अभी बात हो रही है किसकी, गामा। ठीक है, थोड़ी बार क्या होती है, बोलते हैं कि गामा दे देते हैं, ठीक है, और ये करते हैं गामा इज 1 जूल। ठीक है, ऑप्शन ए हो गई है। गामा इज आई डोंट नो 1.3 केल्विन, नहीं जूल पे ही रखते हैं, ठीक है, जूल बोलते हैं। या सी पे देते हैं कि गामा इज 8 केल्विन, क्योंकि कंफ्यूज करना है आप उन्हें आपको। ठीक है, तो लास्ट में देते हैं कि गामा इज 5, और कुछ नहीं देते। अगर आपको डायमेंशनली एक इक्वेशन को देखना आता है, तो ये गामा क्या होगी, ये गामा इज ए रेशियो। रेशियो डजंट हैव एनी यूनिट्स, है ना। तो आप यू डोंट इवन हैव टू सी द एंटायर क्वेश्चन एनीमोर। आपको पता है कि गामा को यूनिट्स नहीं होते, जूल्स पे यूनिट है, यहाँ पे भी यूनिट है और यहाँ पे भी यूनिट है, तो ऑप्शन हो गया आपकी डी आंसर। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाली है या लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप पहले सारे डायमेंशंस को चेक कर लो। उसके बाद आती है thus if an ideal gas undergoes a change its state adiabatically from P1 V1 to P2 V2, क्योंकि ये हमने लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है, हाँ, तो हमने क्या लिखा है, PV to the power of gamma is constant, तो PV to the power of gamma चेंज नहीं होती, तो P1 V1 where P1 and V1 are the initial states is equal to P2 and V2 gamma। ठीक है, और यहाँ पे ये गामा भी सेम होती है, क्योंकि गामा इज समथिंग दैट्स यू नो जो गैस या वो सिस्टम पे निर्भर रहता है, इट डजंट चेंज। अगर प्रेशर चेंज हो गया तो गामा चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम चेंज हो गया तो गामा चेंज नहीं होगी। गामा इज समथिंग फिक्स्ड फॉर ए गिवन गैस। उसके बाद आते हैं ये कर्व्स। ये कर्व्स इंपॉर्टेंट है, इनको देख के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये देखो, ये आइसोथर्मल कर्व हो गई है। आइसोथर्मल में आपको पता है क्या प्रॉपर्टीज है उसकी। इसके बाद एडियाबेटिक हो गई है, मतलब आइसोथर्मल में तो पता ही है ना कि पीवी कांस्टेंट हो जाती है, ये फैक्ट यूज करना है आपको। और एडियाबेटिक में क्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे यहाँ हो गई वर्क, ठीक है, वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क को इंटीग्रल ले लिया, V1 बीइंग द इनिशियल एंड V2 बीइंग द फाइनल वॉल्यूम्स। ठीक है, उसको इज इक्वल टू करके कांस्टेंट इनटू दैट इंटीग्रेशन ऑफ dV बाय V टू द पावर ऑफ गामा। ठीक है, V टू द पावर ऑफ गामा यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि हमने लिया कि ये देखो dV बाय V टू द पावर ऑफ गामा पी डीवी लिया है ना, तो P को हमने कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, कहां से, इस इक्वेशन से। पीवी इज इक्वल पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, उसके बाद
ये सब कुछ नॉर्मली मैथ्स से डिराइव कर सकते हो आप भी, ये सब कुछ। उसके बाद चलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होती है, बी कांस्टेंट होती है। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस। उसके बाद द हीट अब्सॉर्ब बाय द गैस गोस एंटायरली टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर। तो अगर गैस कोई हीट ले रही है, डेल्टा क्यू दे रहे हैं हम गैस को, ऑल दिस डेल्टा क्यू गोस इनटू डूइंग चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ तो इट मीन्स सम चेंज इन टेम्परेचर। मोस्ट केसेस, थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं, पर यू कैन टेक इट एज ए जनरल रूल। उसके बाद आते हैं आइसोबारिक पे। आइसोबारिक पे क्या होती है, पी कांस्टेंट हो जाती है। तो पी कांस्टेंट हो गई तो बस वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो वर्क डन हो जाएगी ये फॉर्मूला, ठीक है। और सिर्फ वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगी। अगर ये देखो कि हमारे पास है कितने वेरिएबल्स, एन आर टी, ठीक है। यहाँ पे आर तो चेंज होने वाली नहीं है, और एन अगर फिक्स दे दिया है तो वो भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, पी है, वी है, और टी, वी और टी में पूरा मामला होता है। तो अगर आपको लगता है कि एक कांस्टेंट हो गई है, जैसे यहाँ पे आइसोबारिक में पी कांस्टेंट हो गई है, तो और क्या चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे वी हो सकती है, टी हो सकती है, ये याद रखो। अगर एक कांस्टेंट कर लेंगे तो दूसरे दो को चेंज होना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस इज समथिंग, जैसे यहाँ पे, यहीं पे एग्जाम्पल है ना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्यों साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि दिस इज रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे स्टार्ट समझ लो यहाँ हुई है, ठीक है, यहाँ होके ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, और ऐसे वापस आ गई, ठीक है। सो इन साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। और सिंस इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल, पूरे प्रोसेस के होने के बाद यू विल रिमेन टू बी जीरो, ठीक है, वो याद रखें। इस पूरे प्रोसेस के बाद यू जीरो हो जाती है, यू में वही इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं दिखती है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलती है, हाँ, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये करती है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद स्टेटमेंट्स देख लेंगे। कॉन्सेप्ट तो सिंपल है कि अगर आपके पास कुछ ठंडी सी चीज है, जैसे ले लो कि आइसक्रीम है यहाँ पे, ठीक है, और आप इस आइसक्रीम को एक हीटर, एक स्टोव पे लगा रहे हो आप, ठीक है, स्टोव से ये आ रही है, फ्लेम आ रही है, और इस आइसक्रीम को उसके पास रखो, तो ये नहीं होगा कि आइसक्रीम से हीट जा रही है तवे पे, क्योंकि आइसक्रीम इज एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, आइसक्रीम इज एट टेम्परेचर समझ लो 3 डिग्री सेल्सियस पे है, और तवा कितने पे है, 75 पे है। तो ये नहीं होगा कि आइसक्रीम और भी टेम्परेचर लूज करके 75 डिग्री को ज्यादा करेगी कि आइसक्रीम हो जाएगी लो और तवा हो जाएगी 76। नहीं, इसका उल्टा ही होगा। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि 75 डिग्री सेल्सियस इज गोइंग टू गिव its temperature to 3 degrees. The hotter object is going to provide to the colder object. तो केविन प्लैंक की स्टेटमेंट बोलती है कि no process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat into work. और क्लॉशर स्टेटमेंट ये है कि no process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object. ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा एग्जाम में सेकंड लॉ पे क्वेश्चन आई है किसकी स्टेटमेंट यूज करो, नहीं, दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में, ठीक है। इमेजिन सम प्रोसेसेस, इनिशियल स्टेट आई, फाइनल स्टेट एफ। ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिस्टम अब्सॉर्ब्स हीट Q from the surroundings and performs work on it, ठीक है। तो
अगर सब कुछ होने के बाद, ये तो छोटी सी डेफिनेशन हो गई, जब आप बचपन में थे 7th 8th क्लास में, ये तो सुना ही होगा आपने कि एक प्रोसेस है जिसको हम, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, मैंने उसे ऊपर फेंका और वो ऊपर हवा में जाके नीचे फिर से मेरे हाथ में आ जाती है, तो ये हो गई है रिवर्सेबल प्रोसेस। इसमें इस बॉल को कोई नुकसान नहीं हुआ, पूरे एनवायरमेंट में कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे हाथ को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो दिस इज ए रिवर्सेबल प्रोसेस इन विच एवरीथिंग विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। दूसरे एग्जाम्पल हो गई है कि आपके पास एक अच्छी सी माच है, ठीक है, एक ये है माचिस, पता है ना आपको, जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं वैसे, और हम इस माच को जला लेंगे, ठीक है। पहले तो ये मैच ऐसे थी, अच्छी थी, इट वॉज स्ट्रेट, इट वॉज आप जला सकते हैं उसे, और वो फटक से जल जाती है, ठीक है। पर जलाने के बाद क्या होती है, वो मुड़ जाती है, ऐसे बन जाती है, ठीक है, वो माच जल जाती है लिटरली। तो एक कंबशन रिएक्शन होती है और ये हो जाती है। अब मैं आपको बोलूं कि इसको फिर से इसमें बनाओ, फिर से एक अच्छे से माचिस में कन्वर्ट करो, तो आप बना सकते हैं? नहीं। तो ये हो गई है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबिलिटी इज अ रूल रादर देन एक्सेप्शन इन नेचर। जैसे यहाँ पे देख लो, द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इज इरिवर्सिबल, द कंबशन रिएक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क कैन नॉट बी रिवर्स्ड, cooking gas leaking from a gas cylinder in the kitchen diffuses to the entire room, ठीक है। ये सब कुछ irreversible reactions। और irreversibility क्यों होती है? क्योंकि एक तो ज्यादा प्रोसेसेस टेक सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे फ्री एक्सपेंशन हो गई हो या एक केमिकल रिएक्शन हो गई हो, ये जो इक्विलिब्रियम में थी सिस्टम, उसे नॉन इक्विलिब्रियम में ले जाती है, तो इरिवर्सिबिलिटी हो जाती है वो। उसके बाद मोस्ट प्रोसेसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, अदर इफेक्ट्स। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, या सोच लो कि आपने एक यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, आपने यहाँ से एक बॉल फेंका है, ठीक है, आपने यहाँ से एक बॉल फेंका है। अगर दिस वाज द आइडियल फ्लोर एंड दिस वाज द आइडियल बॉल, तो जैसे ही आपने फेंका होगा वो रिफ्लेक्ट होके यहीं पे आके बैठ जाएगी, पर आइडियल नहीं है, तो क्या होती है, फ्रिक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पूरा फ्रिक्शन हो जाती है। सो व्हेन यू थ्रो द बॉल, धीरे 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 से जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके यहीं पे रुक जाती, यहीं पे बॉल रुक जाती, यहां तक आ नहीं पाती, क्योंकि उसने फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा स्पीड इन द प्रोसेस खो लिया है, ठीक है। Since dissipative effects are present everywhere and can be minimized but not fully eliminated, most processes that we deal with are irreversible, ठीक है। और a thermodynamics process is reversible if the process can be turned back such that both the system and surroundings return to its original state। जैसे ये हो गई, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे से स्टार्ट किया, ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़े, और फिर से आगे बढ़ के यहाँ पे ही आ गए हम, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस बन गई है। अगर मैंने इस प्रोसेस को यहीं पे रोक लिया, आइसोथर्मल के बाद बोला कि भैया यहीं पे रुक जाओ, हो गई है काम, तो ये रिवर्सिबल नहीं होगी ना, ये इरिवर्सिबल हो गया। उसके बाद आते हैं हम, a process is reversible only if it is quasi-static, that is, system is in equilibrium with the surroundings at every stage and there are no dissipative effects. For example, isothermal expansion of an ideal gas in a cylinder with a frictionless movable piston, ठीक है, तो ये हो गई है। उसके बाद जाते हैं कार्नोट इंजन पे। अब कार्नोट इंजन इज द आइडियल इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन जैसे हो गई है, गाड़ी में एक इंजन होती है ना, इंजन से ही गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है, ये एक इंजन हो गई है, ठीक है।
इसी इंजन से कार आगे बढ़ती है ना। तो क्या होती है कि हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, है ना। सोच लो कि ये पेट्रोल पंप है और यहाँ से आ रही है पेट्रोल। हम पेट्रोल डालते हैं कार में, ठीक है, और कार आगे जाने लगती है। और इस पेट्रोल को कौन यूटिलाइज करता है? इंजन करती है ना। पर क्या होती है कि सारे इंजन आरंट, नो इंजन इज फुल्ली एफिशिएंट। यहाँ इस दुनिया में कोई भी इंजन नहीं है जो पूरे पेट्रोल को यूटिलाइज करके 100% रिजल्ट को देती है कि आप 1 लीटर पेट्रोल डालो तो इतनी दूर चलेगी कार परफेक्टली। इंजन आर 30 या 50, एट मैक्स हो गई है 60% एफिशिएंट, ठीक है। तो अगर आप 1 लीटर पेट्रोल दो तो ये इंजन बस 60%, मतलब 0.6 लीटर्स। तो कार्नोट इंजन पे आए हैं हम लोग। तो कार्नोट इंजन ने बनाया, सादी कार्नोट, फ्रेंच इंजन में रहते हैं वो लोग। और उन्होंने बनाया ये कब? 1824 में इस आइडिया को प्रपोज किया है। उन्होंने बोला कि एक आइडियल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 T2, where T2 is the cold reservoir, is associated to be a reversible engine, ठीक है। Irreversibility is associated with dissipative effects as remarked in the preceding section and lowers efficiency. तो एक प्रोसेस, ये सब कुछ तो सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो वो बोलता क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस एट T1, इस ग्राफ को देख लेंगे पहले। दिस इज द कार्नोट साइकिल फॉर ए हीट इंजन विद एन आइडियल गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस। तो एक गैस है, स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, P1 V1 T1 पे स्टार्ट हो रही है, और ये गई है और वी हैव चेंज्ड इट टू P2 V2 T1। मतलब एक आइसोथर्मल रिएक्शन हुआ है क्योंकि टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ है यहाँ, ठीक है। और ये गई है P3 V3 T2 में। यहाँ पे सब कुछ ही चेंज हो गई है ना। तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल नहीं है, ये हो सकती है एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक मतलब हमने उसे एनर्जी नहीं दिया पर चेंज चाहिए, तब होती है एडियाबैटिक, ठीक है। उसके बाद गई है P3 V3 T2, तो यहाँ पे फिर से आइसोथर्मल हुई है ना। उसके बाद फिर से P1 V1 T1 पे आई है, तो यहाँ पे फिर से एडियाबैटिक प्रोसेस हुई है। So this is the Carnot cycle, ठीक है। This is a reversible heat engine operating between two temperatures, ठीक है। तो आपको कार्नोट साइकिल पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले तो आइसोथर्मल होती है, ठीक है। आइसोथर्मल एक होती है, उसके बाद एडियाबैटिक एक होती है, उसके बाद आइसोथर्मल फिर से, उसके बाद एडियाबैटिक, ठीक है। दिस इज द साइकिल। ये देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है यहाँ पे, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन हो गई है μRT1 ln V2 by V1। उसके बाद हुई है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे मैंने बोला पहले आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबैटिक, उसके बाद फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई है। देखो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहली स्टेप, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। ये इक्वेशन तो आपको आ जाएगी क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना ये ln V2 V1। यहाँ पे हमने किया था कि अगर एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम क्या करते हैं, μRT ln V2 by V1 करते हैं, ठीक है, वो वर्क डन। उसके बाद आएंगे कि आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ द गैस फ्रॉम P3 V3 T2 टू T4 V4 T2। यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई है, उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, और आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो बेसिकली क्या हो रही है, सोच लो कि
इंजन एक बॉल है समझ लो, ठीक है, ये एक बॉल है, और पहले हमने किया थर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद हमने किया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद अब ये बॉल अपने मैक्सिमम पे है, तो अब फिर से वापस लाना पड़ेगा इसे। तो हमने किया आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसके बाद हमने किया एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 3 स्टेजेस के बीच में ये बॉल जाती है, मतलब इन 3 स्टेजेस के बीच में ऑसिलेट करती है वो इंजन, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज वर्क डन बाय हीट गिवन, ठीक है। आप इंजन को कुछ हीट दे रहे हो, ठीक है, और वो आपके लिए वर्क कर रही है। सो एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बाय द वर्क डन पर द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ठीक है। और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है, वेयर Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिविंग, आप उसे Q1 दे रहे हो और वापस आ रही है Q2, मतलब गाड़ी में होती है ना कि ये देखो ये कार हो गई है, ठीक है, यहाँ पे डोर्स दे देंगे हम, बहुत ही विचित्र डोर्स हैं पर हाँ अभी के लिए डोर्स हैं, ठीक है। और इस कार को ये है एग्जॉस्ट पाइप जिससे धुआं निकल रही है, ठीक है, ये धुआं हो गई है Q2, it is the amount of heat that is being released by the system onto the surrounding. Q1 हो गई है the amount of heat that is being given to the system from the surroundings, ठीक है। तो work done is equal to Q1 minus Q2। उसके बाद इसी इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं कि 1 minus T2 by T1 into ln of V3 by V4, ये सब कुछ ये हो जाती है। जो इक्वेशंस अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके ला सकते हैं हम, ठीक है। जैसे हो गई हो ये देखो, फाइनली कार्नोट इंजन में ये एक छोटी सी इक्वेशन है जो आपको शायद ये क्या होगा कि हाँ छोटी इक्वेशन है भूल जाओ या उतनी याद रखने की बात नहीं है, पर इस पे ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग कि एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, और ये है वॉल्यूम्स, दो या 3 वॉल्यूम दे देंगे और पूछेंगे कि व्हाट इज द 4th या फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। और आपको इधर ये इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा या आप इसे याद रख सकते हैं। और वैसे ही एफिशिएंसी का दूसरी इक्वेशन है 1 माइनस फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर, ये इसी इक्वेशन से आती है 1 माइनस Q2 बाय Q1, ओके। तो हाँ वैसे बेसिकली ये है कार्नोट इंजन की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हाँ ब्रीफ तो हो गई हमारी, चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। A geyser heats water flowing at rate 3 liter per minute, ठीक है, पर मिनट दिया है। ऑलवेज मेक श्योर यू आर अवेयर हो कि कौन से डायमेंशंस पे दे रहे हैं वो लोग। फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस पे बेच रहे हैं ये लोग। गीजर वाटर को 27 to 77 पे ले जा रही है। So if the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of fuel if its heat of combustion is 4 into 10 to the power of 4 joules per gram? ठीक है, तो 3 लीटर है पर मिनट और टेम्परेचर हुई है T1 is equal to 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगी कितनी, 300 केल्विन, बिकॉज 0 डिग्री है 273 केल्विन है ना। और T2 हो गई है कितनी, 77 डिग्री सेल्सियस विच इज 350 केल्विन। Okay, if the geyser operates, what is the rate of consumption if the heat is Q is equal to, Q नहीं है ये Q by M है क्योंकि जूल पर ग्राम है, ठीक है, is equal to 4 into 10 to the power of 4
जूल्स पर ग्राम। तो अब इन्होंने हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ कंजम्पशन पूछा है। ठीक है, बोला है कि 3 लीटर पर वॉल्यूम पे जा रही है। ठीक है, और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स दे दिए गए। सो नाउ अब हो गई है कि इनिशियल टेम्परेचर इज एट 27, जिसको हमने ले लिया। सो 300 केल्विन पे है, और यह है 350 पे। तो इसकी डिफरेंस क्या हो गई है, 50 केल्विन हो गई, 50 केल्विन या 50 डिग्री सेल्सियस हो गई है। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन इज 4 × 10⁴ जूल्स पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो जाती है कि 4.2 जूल्स पर ग्राम केल्विन। केल्विन हो या सेल्सियस हो, इसमें डिफरेंस नहीं होती है। ठीक है, now mass of flowing water m is equal to 3 liters per minute। इसको हम लिख सकते हैं कि मास चाहिए ना, तो 3000 ग्राम पर मिनट, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स वाटर के। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, राइट। तो ये हो जाती है। उसके बाद मास हो गई है टोटल हीट यूज, तो Q इज इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक हीट हो गई है 4.2। ठीक है, इंटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो हमें आती है क्या, Q इज इक्वल टू 4.2 into 3000 into 50, which is equal to 6.3 into 10⁵ joule per minute। So इसकी रेट ऑफ कंजम्पशन पूछ रहे हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, 6.3 into 10⁵ जूल पर मिनट को डिवाइड करते हैं इससे 4 into 10⁴ जूल पर ग्राम, क्योंकि उन्होंने मास रेट पूछा है। मास रेट मतलब ये हो गई ग्राम पर मिनट हो गए है ना। तो यहाँ देख लो, मैंने बोला डायमेंशंस देख के आप एक गेस तो बना सकते हो एटलीस्ट, कि यहाँ पे है जूल्स पर ग्राम है, और हमें यहाँ पे आंसर आई है जूल्स पर मिनट में। तो हमें जूल्स नहीं चाहिए और ग्राम ऊपर चाहिए, तो हम डिवाइड करते हैं इसे। तो हमें आती है कितनी, 15.75 ग्राम पर मिनट पे आती है। ये हो गई है हमारी पहली क्वेश्चन। Now, what is the amount of heat that must be supplied to 2 into 10⁻⁻2 kilograms of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius, और दिया गया है कि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, pressure is constant. Molecular mass of nitrogen, N2 dinitrogen, is 28, or R is equal to 8.3 joule per mole Kelvin. Okay. This is what is being given. 8.3 R तो पता ही है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। तो वॉट तो पहले हम क्या करते हैं इसके लिए, सप्लाई। तो पहले हम मास को कन्वर्ट कर लेंगे। पहले सारे यूनिट्स को, जैसे वी वांट टू पुट इट इन द सॉल्यूशन, वैसे करना है। नहीं तो आप ये कर लोगे कि मास को केजी पे ले रहे हो, किसी और को मिलीलीटर में ले रहे हो वॉल्यूम को, तो ये करो तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा।
तो पहले तो मैं ले रहा हूँ मास ऑफ नाइट्रोजन टू बी 20 ग्राम्स। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस हो गई है 45 डिग्री सेल्सियस, और लिख लेंगे कि N2 की मास है 28, ठीक है, और R तो दिया गया। अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू M बाई M, वेर ये छोटी m है वेट, ठीक है, वेट ऑफ द गिवन सैंपल, और बड़ी m हो गई है द मॉलिक्यूलर मास, जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए 28। तो यहाँ पे n होती है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 बाई 28, ओके, इज इक्वल टू 0.714। तो ये हो गई है नंबर ऑफ मोल n। अब जाते हैं नेक्स्ट में, और अब चाहिए हमें क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो Cp चाहिए हमें, और Cp की एक फॉर्मूला होती है 7/2 R बोल के, ओके। तो इसको ले लेते हैं 7/2 R, तो इंटू 8.3 हो गई, तो ये हो गई 29.05 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो हमारे पास आ गई ये n, हमारे पास आ गई ये C। तो और क्या बना लेंगे इक्वेशन, Q इज इक्वल टू NCP इंटू डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू 7.14 इंटू 29.505 इंटू 45 is equal to 933.38 joules. Okay. So the amount of heat that has to be supplied to raise the temperature of 2 into 10 to the power of -2 kilograms of nitrogen by 45 degrees हो गई है 933.38 joules. Okay. ठीक है, उसके बाद आते हैं explain by two bodies at different temperatures T1 and T2, if brought in thermal contact, do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 by 2, ठीक है, वो है पहली क्वेश्चन। उसके बाद the coolant in a chemical or a nuclear plant, that is the liquid used to prevent the different parts from getting too hot, should have specific heat, high specific heat, और air pressure in a car tire increases during driving, मतलब जब ड्राइव कर रहे हो एयर प्रेशर बढ़ती है, क्यों बढ़ती है वो पूछ रहे हैं। उसके बाद क्लाइमेट ऑफ ए हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन द टाउन इन डेजर्टेड सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन पे आते हैं पहले। सो जब दो बॉडी T1 और T2 थर्मल कांटेक्ट में आते हैं, क्या होती है, हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को ये जाती है, हीट जाती है ना, और थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। दिस इज व्हाई that equilibrium is equal to mean temperature only when the thermal capacities जो है वो इक्वल हो। थर्मल कैपेसिटी मतलब एस की तरह समझ लो कि कितना चेंज होना चाहती है। पहले लेक्चर में किया था ना हमने कि ये मटेरियल कितना चेंज होना चाहती है गिवन द अमाउंट ऑफ हीट और द एनर्जी। अगर ये दोनों सेम है कि दो एल्यूमिनियम रॉड्स को रख दिया मैंने, एक 2 डिग्री सेल्सियस पे है और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया, तो ये अपने मीन टेम्परेचर जो हो गई है 102/2 विच इज 51, दोनों 51 डिग्री पे आ जाते हैं।
पर अगर मैंने यही एक एल्यूमिनियम वाली लिया और एक स्टील वाली लिया, स्टील तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है और एल्यूमिनियम उतनी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो क्या होती है, एल्यूमिनियम विल रिमेन एट ए हायर टेम्परेचर देन स्टील एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, कि इक्विलिब्रियम पे तो पहुंच गए। तो एल्यूमिनियम कितने में होती है, 60 पे होती है, समझ एग्जाम्पल, ठीक है, 60 में होती है, और ये स्टील होती है कुछ 40 या कुछ पे, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, इससे बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं वैल्यूज, पर आपको ये बोल रहा हूँ कि when the thermal capacities are not equal, तो यहाँ पे मीन टेम्परेचर पे नहीं आते हैं, और जब इक्वल हो तो मीन टेम्परेचर पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे, the coolant in a chemical or nuclear plant should have high specific heat। तो सेम एक्सप्लेनेशन हो गई कि अगर कूलेंट को हाई स्पेसिफिक हीट नहीं हो तो ये कूलेंट क्या हो रही है, जैसे ही समझ लो कि बहुत गर्म सी न्यूक्लियर कोर है, ठीक है, यूरेनियम कोर है कोई, ये बहुत गर्म हो गई है, रिएक्शन अभी अभी हुई है तो बहुत गर्म हो गई है, और हमने कोई छोटा सा बहुत ही कम स्पेसिफिक हीट वाला कूलेंट लगाएंगे, तो क्या होती है, ये टेम्परेचर इसकी तो उतनी घटती नहीं है, समझ लो कि ये 1000 डिग्रीज पे है, ठीक है, और कूलेंट इनिशियली रूम टेम्परेचर 27 पे है, ठीक है। अगर इसकी लो स्पेसिफिक हीट है तो क्या होती है, ये तो कम उतना नहीं हो रही है क्योंकि इसकी ज्यादा है स्पेसिफिक हीट, तो ये होती है समझ लो 900 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और तभी तक ये पूरा कूलर उड़ गई, ठीक है, ये पूरा इवापोरेट हो गई क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है ना, तो 100 डिग्री पे ही समझ लो कि कूलर की बॉइलिंग पॉइंट थी 300, तो इतने में ही जब तक ये 100 डिग्री की टेम्परेचर चेंज हुई थी, इसकी टेम्परेचर चेंज हो गई 27 से 300 पर, और ये पूरा बॉयल हो गई, तो ये एक प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए बोलते हैं कि वी हैव टू पुट हाई स्पेसिफिक हीट वाले कूलेंट्स इन दिस थिंग न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर प्रेशर in a car tire increases during driving। तो एक कार जैसे ही चलती है, ठीक है, तो जो गैस है ना, हमें पता है कि टायर में गैस होती है, एक टायर है ये, ठीक है, इसमें गैस होती है, इस टेम्परेचर की गैस बढ़ती है जैसे ही कार मूव हो रही है, ठीक है, और हमें ये इक्वेशन आती है PV/RT वाली, और हम देखते हैं कि कार तो आगे बढ़ रही है, टेम्परेचर तो ज्यादा हो रही है ना, पर ये टायर की शेप कुछ चेंज नहीं हुई है, जैसे थी वैसे ही है, तो वॉल्यूम में उतना बड़ा चेंज नहीं है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रही है, तो क्या होगी, एयर प्रेशर, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है, राइट हैंड साइड में इंक्रीज है और वॉल्यूम कांस्टेंट हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, तो बस इतना ही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द क्लाइमेट ऑफ ए हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ ए टाउन इन डेजर्ट। तो क्या होती है कि वाटर को ना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसीलिए जैसे समझ लो कूलेंट है, पता है आपको बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स में कूलेंट्स की तौर पे वाटर को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर को बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है, तो हम वाटर को इट हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ड्यू टू दिस टेम्परेचर उतना चेंज नहीं होता वाटर की, आप ज्यादा हीट दो उतना टेम्परेचर नहीं चेंज होता, ठीक है। तो एक हार्बर टाउन मतलब जो कोस्टल रीजन हो गई है, ठीक है, जैसे
गुजरात के कोस्ट हो या तमिलनाडु की कोस्ट हो, ये सारे कोस्टल टर्म्स हो गए हैं ना, वहां पे मॉडरेट होती है टेम्परेचर, क्योंकि वाटर की टेम्परेचर उतनी ज्यादा चेंज नहीं देती है। पर सैंड, रेत जो डेजर्ट में होती है ना, रेत की बहुत कम होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी ये कर लो कि थोड़े हीट वेव हो गई है, तो इस थोड़े से हीट वेव से भी डेजर्ट में बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है, और सैंड की टेम्परेचर बढ़ जाती है। इस वजह से डेजर्ट में क्लाइमेट बहुत ही ये होती है, एक्सट्रीम होती है, whereas the climate of a harbor town is more temperate, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर विथ मूवेबल। A cylinder with movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made of heat insulator, and the piston is insulated by having a pile of sand on it. At what factor does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half of the original volume? Okay, so इसको चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर समझ लो आप। एक सिलेंडर इज completely insulated from its surroundings. As a result, no heat exchange between the cylinder and the system. यहाँ कोई heat exchange नहीं हो रही, तो ये प्रोसेस होगी ये क्या, एडायबेटिक, Q is equal to 0. इनिशियली प्रेशर कितना है सिलेंडर पे, P1 हो गई है, ठीक है। फाइनली P2 हो गई है। वैसे ही इनिशियल वॉल्यूम है V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2। और ये बोला है कि हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट है, सॉरी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ Cp और Cv फॉर हाइड्रोजन इज 1.4। और ये रेशियो क्या होती है, ये होती है, ओके। तो फॉर एन एडायबेटिक प्रोसेस P1 P2 gamma is equal to P2 P1 V1 P2 to the power of gamma, ठीक है। और हमें पता चल गया कि गामा तो 1.4 है, ओके। और हमें एक और चीज बोला गया है कि गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके। तो V2 इज इक्वल टू V1 by 2। तो ये एक रिलेशन बन गई है हमारे पे, तो इसको यहाँ पे लगा लेंगे, तो क्या आती है, P1 V1 to the power of 1.4 is equal to P2 P2 to the power of 1.4। और हमें ये रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे, तो P1 V1 1.4 is equal to P2 V1 1.4 by 2 to the power of 1.4, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे V1 तो कैंसिल हो गई है, ओके। तो बचा क्या, इनिशियल को नीचे रख लेंगे, ठीक है। फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 to the power of 1.4, ओके। इसको आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 2.64, ओके। उसके बाद हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो in changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B,
an amount of work equal to 22.3 joules is done on the system. If the gas is taken from state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.3 calories, और यहाँ पे दिया गया है कि एक कैलोरी 4.19 joules होती है. So how much is the net work done by the system in the later phase? ठीक है, तो क्या दिया गया है? There's a system which is going from A to B state, और कैसे जा रही है? It is going in an adiabatic manner. ठीक है, adiabatic मतलब क्या हो गई है? U is equal to 0. ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड बी सीइंग द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको पहले लिख लेनी चाहिए कि क्या हो रही है. ठीक है, आपको क्या इंफॉर्मेशन पता है. जैसे दिया गया है कि ए डायबिटिक, उसके बाद आपको आपका खुद का इंट्यूशन यूज करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोसेस ए डायबिटिक है. ए डायबिटिक का मतलब क्या हो गया? क्यू 0 हो गई है. ठीक है, वैसे उसके बाद हाँ, अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 joules इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, ये वर्क नहीं होती, हम सिस्टम को दे रहे हैं 22.3 joules. ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम. इट इज नॉट द वर्क दैट द सिस्टम इज डूइंग. हम कर रहे हैं इस पे. ठीक है, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी now by a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calories. तो बोल रहे हैं कि net heat absorbed by the gas. पहले तो क्या हुआ? A to B को गए थे और वर्क डन हुआ 22.3 joules. उसके बाद क्या हो रही है? एडायबिटिक का प्रोसेस थी ना ये. सेकेंड प्रोसेस हो रही है जो 9.35 कैलोरी ऑफ हीट अब्जॉर्ब करके ए टू बी जा रही है. ओके, और इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें वर्क डन कितना हुआ. अब हम जाते हैं, करते हैं कि पहला तो ए डायबिटिक है, तो पहला तो डेल्टा डब्ल्यू बन गई है -22.3 joules. ओके, उसके बाद डेल्टा क्यू हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. उसके बाद पुटिंग समझ लो कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है. पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड इक्वेशन हमें क्या आती है? 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 22.3 joules, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू तो नेगेटिव है ना, तो इससे क्या आती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू 22.3 joules. इन द लैटर प्रोसेस इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है ना. ठीक है, जो सेकंड केस में बोला है उन लोगों ने, उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. तो सिंस हमें पता है कि डेल्टा यू स्टेट वेरिएबल है. ठीक है, ये एक स्टेट वेरिएबल है. इट डजंट डिपेंड कि आप ए से बी जा रहे हो या बी से ए जा रहे हो या ए से कुछ और प्रोसेस करके सी करके डी करके ई करके फिर से बी पे आ रहे हो. इट डजंट मैटर. डेल्टा यू इज फिक्स्ड फॉर ए, डेल्टा यू इज फिक्स्ड फॉर बी. आप कुछ भी कर लो, डेल्टा यू और डेल्टा या यहाँ पे जो ए पे होगी वो ए के लिए फिक्स होगी और जो बी पे होगी वो बी के लिए फिक्स होगी. ठीक है, तो दूसरे प्रोसेस में क्या हो रही है? डेल्टा यू तो सेम रहेगी. हाँ, तो डेल्टा यू इज 22.3 joules और दूसरे प्रोसेस में दिया गया है कि 9.35 कैलोरीज अब्सॉर्ब किया है. सो इसको हम जूल्स में लिख लेंगे, इंटू 4.2 करना है. ठीक है, तो विल बी गेटिंग 39.3 joules. अब हुई है कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू.
सो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज यहाँ पे, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 39.3 minus 22.3 which is 17 joules. तो इस दूसरे केस में टोटल नेटवर्क जो सिस्टम ने किया है दूसरे केस इज इक्वल टू 17 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि there are two cylinders A and B of equal capacity which are connected to each other via a stopcock. A contains a gas at standard temperature and pressure and B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. Answer the following. So, पहली क्वेश्चन है कि what is the final pressure of the gas in A and B? What is the change in internal energy of the gas? And what is the change in the temperature of the gas? और लास्ट क्वेश्चन है कि do the intermediate states of the system, वही मतलब फाइनल इक्विलिब्रियम में होने से पहले will they depend on PVT surface? ठीक है, तो चलो कर लेंगे ये भी. तो पहले क्या बोला है, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी है, ठीक है, और दोनों सेम कैपेसिटी पे हैं, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी हो गए. ओके, और क्या बोलते हैं कि ये दोनों ना समझ लो कि ये एक सिलेंडर हो गई और ये एक कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉप को था जिससे कनेक्टेड थे ये दोनों सिलेंडर, ये ए हो गई ये बी हो गई और ये स्टॉप कॉक को निकाला गया है. तो अब क्या होती है, सिंस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जब ये स्टॉप कॉक ओपन होती है वॉल्यूम गेट्स डबल्ड फॉर द गैस एंड प्रेशर गेट्स हाफ. ठीक है, तो क्या हो रही है, अभी तो ये गैस यहीं पे थी, ठीक है, यहीं पे अच्छे से डांस कर रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, हमने स्टॉप कॉक को निकाल दिया, ठीक है, तो इस गैस को और भी प्ले ग्राउंड मिल गई, तो ये यहीं यहाँ पे भी गई, वॉल्यूम डबल हो गई है ना, क्योंकि V प्लस V हो गई यहाँ पे वॉल्यूम अब. और सिंस हमें ये इक्वेशन थी ना PV इज इक्वल टू NRT, इसको हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू NRT बाई V ना, है ना. तो क्या दिख रहे हैं हमें, P is inversely proportional to V. ओके, P is inversely proportional to V. और क्योंकि अभी वॉल्यूम डबल हो गई है, प्रेशर को क्या होगी, प्रेशर हाफ हो जाएगी. ओके, तो वही है पहले आंसर. What is the final pressure? Pressure is the half of the initial pressure. उसके बाद what is the change in internal energy of the gas? As there is no work done by the system or on the system, हम कोई काम we are not doing any work on the system, so work is zero, है ना. Also there is no heat interaction, यहाँ पे हम Q भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो Q भी जीरो है, तो डेल्टा U is also zero, मतलब internal energy is not changing. बस. Okay. उसके बाद आते हैं what is the change in the temperature of the gas. फिर से वही W जीरो है, U जीरो है, डेल्टा U जीरो है, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू जीरो. Okay. उसके बाद intermediate states of the system change. फ्री एक्सपेंशन बहुत ही क्या बोलते हैं, फास्ट प्रोसेस, ठीक है. तो बीच में ना नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, तो जब एक सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होती है, we can't describe its P, V
और तो वही है आंसर. As the intermediate states are non-equilibrium, hence they can't be on the PVT surface of the system. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन. An electric heater supplies heat to a system at rate of 100 watts. ठीक है. एक इलेक्ट्रिक हीटर है, 100 watts पे दे रही है हीट. The system performs work at a rate of 75 joules per second. At what rate is the internal energy increasing? Okay. तो इसमें सिंपल सी ये है, 75 जूल्स पर सेकेंड को लिख सकते हैं 75 वॉट्स पे, और 100 वॉट्स है डेल्टा क्यू. ठीक है. हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, और वो लगाया है कि वर्क डन इज इक्वल टू 75 वॉट्स. तो सिंपल सी इक्वेशन है ना हमारी, यूज कर लेंगे हम. क्या ये यहाँ पे डेल्टा यू is equal to delta Q minus delta W, which is equal to 100 minus 75, which is equal to 25 watts. बस. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Thermodynamic system is taken from the original state to an intermediate state by the linear process shown below. ये प्रोसेस दिए गए हैं. ठीक है. इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम ई टू एफ. ई यहाँ पे और एफ यहाँ पे, ई टू एफ बाय एन आइसोबारिक प्रोसेस. कैलकुलेट द टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम फ्रॉम डी टू ई टू एफ. ठीक है. नाउ ये ना बहुत हो सकती है कि आपको ग्राफ दिख रही है एंड यू गेट स्कैर्ड, पर अगर आपको P और V दिए गए हैं और आपको पूछ रहा है, और आप पूछ रहा है वर्क, है ना, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है बस. तो यहाँ पे क्या है, एक है 600 पे, तो क्या है 600 पे प्रेशर. तो इनिशियल प्रेशर एट डी को ले लेंगे, PD इज इक्वल टू 600 ले लेंगे, और PV क्या हो गई है, 2 मीटर क्यूब हो गई है. ठीक है. और ये प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर क्यूब पे है, और PE है कितने प्रेशर पे है, 300 न्यूटन पर मीटर क्यूब पे है. और सॉरी ये VD है, सॉरी. ठीक है. VD हो गई है 2 मीटर क्यूब, और VE हो गई है 5 मीटर क्यूब. तो PF जो है आती है 300 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और VF इज ऑल्सो 2 मीटर क्यूब. अब हमें एरिया कैलकुलेट करनी है. तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, इसकी एरिया कैलकुलेट करता हूँ. ट्रायंगल की ये क्या है, एरिया की फॉर्मूला क्या है, ए हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ. ठीक है. हाइट इंटू बेस. तो हम वही करते हैं, हाफ इंटू हाइट हो गई है ये, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हाफ इंटू 600 माइनस 300 इंटू, और बेस वही 5 माइनस 2. ठीक है. तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 3. तो 450 joules of work has been done to F. Bas. Thank you.